गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। देखिए, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो इकोलॉजिकल सक्सेशन का हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, उसके अंदर हमने सबसे पहले पारिस्थितिकी अनुक्रमण किसे कहते हैं ये समझा था। साथ ही ये किस प्रकार काम करता है ये हमने समझा था। साथ ही जो है कोजेज ऑफ सक्सेशन यानी कि अनुक्रमण के कारण क्या थे उनके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने जलवायु कारक क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक कोजेज, बाय इरोजन ऑफ द सॉइल डिपोजिशन, बायोटिक कोजेज जैविक कारण, साथ ही हमने टाइप्स ऑफ सक्सेशन या अनुक्रमण के प्रकार भी पढ़े थे, जिसमें हमने प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन पढ़ लिया था। और उसके बाद में हमने साथ ही जो है स्वयंपोषी या विषमपोषी अनुक्रमण, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन भी हमने पढ़ा था। और उनको कुछ भागों में हमने बांटा था, जिसमें मरुक्रमक है, जीरो सीयर है, मध्यवर्ती क्रमक जिसको हम मीजोसीयर कहते हैं, और एक जल क्रमक हाइड्रोसीयर, इसमें भी हमने बांट लिया था। हमने जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन यानी कि अनुक्रमण के सामान्य प्रक्रम का भी अध्ययन किया था, जिसमें हमने जो है 5 घटनाओं का अध्ययन किया था, जिसमें है अनाच्छादन न्यूडेशन, आक्रमण इन्वेजन, प्रतिस्पर्धा व सहक्रिया कंपटीशन एंड कोएक्शन, और प्रतिक्रिया रिएक्शन, और स्थायीकरण या चरम अवस्था स्टेबलाइजेशन, और क्लाइमेक्स। ये सब चीज़ें हमने उसमें अध्ययन कर ली थी। अब हम इससे आगे की बात इस वीडियो में करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें शेल क्रमक, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर में देखिए यह अनुक्रमण ऐसा होता है जो किसी पर्वत स्थल पर या बड़ी बड़ी चट्टानों अर्थात शैल खंडों पर प्रारंभ होता है, उसे ही हम शैल क्रमक के नाम से जानते हैं। शैल क्रमक की विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित होती हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें अपन शैवाल और प्रॉपर्टी में लाइकेन अवस्था, एल्गी एंड क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। देखिए, शैल आवास अर्थात जो चट्टानी आवास होता है ये अत्यधिक शुष्क होता है। इसमें जल व पोषक तत्वों का पूर्णतया अभाव देखने को मिलता है। सूर्य के प्रकाश के कारण इनका तापक्रम जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं प्रतिकूल होती है। इन चट्टानों पर अनुक्रमण की प्रक्रिया में ऐसे ही पादप पुरोगामी यानी पायोनियर के रूप में आते हैं। पुरोगामी का मतलब जो सबसे पहले जो वहाँ प्लांट्स उगेगा वो पायोनियर कम्युनिटी कहलाएगी, जिनमें ये सभी प्रतिकूल अवस्थाओं को सहन करने की क्षमता होगी। केवल वही पादप वहाँ डेवलप हो पाएंगे तथा वायु से यहाँ जो है पायोनियर कम्युनिटी के रूप में जो भी प्लांट्स आएंगे उनमें सबसे खास बात होनी चाहिए कि वायु से उनमें वाष्प ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, चट्टानों से चिपकने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। ऐसे आवासों पर सामान्यतः नीलहरित शैवाल साइनोफाइसी व प्रॉपर्टी में लाइकेन की कुछ जातियां पुरोगामी के रूप में या पायोनियर कम्युनिटी के रूप में आकर अनुक्रमण या सक्सेशन को प्रारंभ करती है। ये वर्षा के जल को स्पंज के समान अवशोषित करके तेजी से वृद्धि करते हैं। इनका प्रसार लाइकेन खंडों अथवा बीजाणुओं यानी कि स्पोर्स द्वारा होता है। लाइकेन अम्ल स्रावित करते हैं, एसिड स्रावित करते हैं, जो धीरे धीरे इन शैल खंडों का, इन चट्टानों का संक्षारण करता है, कोरोजन करता है तथा इसको अपघटित करता है, जिससे इनकी सतह धीरे धीरे क्या है कि खुरदरी होने लग जाती है और धीरे धीरे मृदा की इस पतली परत में शैवाल तथा लाइकेन के मृत अवशेषों से निर्मित ह्यूमस भी इसमें मिल जाती है। मृदा में जल धारण क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो ये स्थान क्या होता है कि पुरोगामी समुदाय या पायोनियर कम्युनिटी के पौधों के लिए अब उपयुक्त नहीं रहता है तथा ये धीरे धीरे यहाँ से विलुप्त होने लगती है। इनके स्थान पर कुछ अन्य प्रकार की जो है पर्निल लाइकेन उगने लग जाती है, फोलियोज लाइकेन उगने लग जाती है।
देखिए डायग्राम आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं क्रस्टोज लाइकेन उगते हैं जो नग्न चट्टानों पर उगते हैं। और उसके बाद में जब नग्न चट्टानों संक्षारित हो जाती है और उसमें थोड़ी थोड़ी एक पतली परत ह्यूमस की जम जाती है, मृदा की आ जाती है, तो उसमें फोलियोज लाइकेन जो है उगते हैं। फिर फ्रक्टोकोज लाइकेन उगते हैं। इसी प्रकार उसके बाद में वहाँ की स्थितियाँ इतनी प्रतिकूल हो जाती है लाइकेन के लिए कि वहाँ लाइकेन लुप्त हो जाता है और मोसेज और फर्न्स वहाँ इनका स्थान ले लेते हैं। जब मोसेज और फर्न की लगातार क्रियाओं से वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है और जो वहाँ है ज़मीन या मृदा निर्मित होने लग जाती है, सोयल निर्मित हो जाती है, उसके बाद में वहाँ का वातावरण मोस और फर्न्स के भी उपयुक्त नहीं रहता है और उनका स्थान श्रब्स, झाड़ियाँ और हर्ब्स, शाकीय पौधे ले लेते हैं। और डेप्थ ऑफ सोइल हैज़ इंक्रीज्ड, और धीरे धीरे जो मिट्टी की जो गहराई है वो बढ़ने लग जाती है। और देखिए जब सोइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिच हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनका स्थान जो शाकीय पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, उनका स्थान भी वृक्ष ले लेते हैं ये, और ये जो है वुडलैंड स्टेज में बदल जाता है। उसके बाद में देखिए अपन देखिए पर्णित लाइकेन अवस्था देखें, फोलियोज लाइकेन स्टेज। जैसे ही पूर्व की प्रॉपर्टी लाइकेन द्वारा चट्टानों की सतह पर मृदा की एक पतली परत का निर्माण होता है, कुछ मरुस्थलीय पर्णित लाइकेनों का उगना वहाँ संभव हो पाता है। ये सेलों के गर्तों के अंदर तथा साथ ही उपेक्षित भागों में उगते हैं। इनके चौड़े थैले नुमा जो प्रॉपर्टी लाइकेन हैं वो उसको ढक लेते हैं और धीरे धीरे इनका स्थान ले लेते हैं। पर्णित लाइकेनों के आसपास जल व ह्यूमस भी एकत्रित हो जाता है तथा इनके द्वारा स्रावित जो अम्ल हैं वो शेलों या चट्टानों को और अधिक काटते हैं। धीरे धीरे शेल कणिकाओं, लाइकेन अवशेषों तथा धूल कणिकाओं से मृदा की एक पतली परत बन जाती है। इस प्रकार मरुद्विधि मोसों के लिए उपयुक्त मृदा तैयार हो जाती है। इसी के साथ यहाँ माइट्स, मकड़ियाँ, स्पाइडर्स और चींटियाँ, आंट्स भी दिखाई देती है। उसके बाद में मोस अवस्था आती है। मोस स्टेज शेल में चट्टानों में मिट्टी तथा मृदा की कुछ मात्रा के एकत्रित होने के कारण जो वहाँ का आदि स्तर होता है, नीचे वाला स्तर है, वो मरुद्विधि मोसों के उगने के लिए आवास उपयुक्त होने लग जाता है। मोस के जो मूलावास राइजोइड्स होते हैं तथा लाइकेन है, इनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। चूँकि मोस अधिक प्रभावी होते हैं, मोस अवस्था आते ही लाइकेन जो प्रॉपर्टी में लाइकेन अवस्था है वो विलुप्त होने लग जाती है। कभी कभी तो दोनों साथ साथ भी उगते हुए देखे जा सकते हैं। ये एक संक्रमण काल, ट्रांजिशन फेज होती हैं, धीरे धीरे उनका स्थान, लाइकेन का स्थान मोस लेने लग जाते हैं। जंतुओं में माइट कई प्रकार के हो जाते हैं। कुछ छोटी मकड़ियाँ और स्प्रिंग टेल्स भी इस समुदाय में दिखाई देने लग जाते हैं। धीरे धीरे मोस समुदायों के द्वारा मृदा के निर्माण के परिणाम स्वरूप ये स्थान भी अब धीरे धीरे मृदा अधिक निर्मित होने के कारण मोस के लिए उपयुक्त नहीं रहते हैं और फर्न, घास और शाकीय पौधों के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। शाक अवस्था हर्बेसियस स्टेज में देखें, मोसों से मृदा धीरे धीरे बढ़ जाती है। इस मृदा में मोस के मृत पौधे भी मिल जाते हैं। मृदा पर पहले एक वर्षीय और उसके बाद द्विवर्षीय और बाद में फिर बहुवर्षीय शाकीय पादप उगने लग जाते हैं। इन पौधों की जड़ें चट्टानों का संक्षारण करती हैं और तेजी से करती हैं। इससे मृदा की मात्रा तथा इन पौधों की मृत्यु होने से ह्यूमस की मात्रा धीरे धीरे यहाँ बढ़ने लग जाती है। भूमि में वाष्पन कम हो जाता है, आर्द्रता अधिक बढ़ जाती है। घासों के साथ साथ कई प्रकार के जंतु भी यहाँ विकसित होते हैं। लगातार बदलते हुए वातावरण के परिणाम स्वरूप इसमें यहाँ पर निमेटोड्स, मच्छरों के लार्वा, चींटियाँ और माइट्स दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद में देखिए शुभ अवस्था सर्ब स्टेज में देखिए, अधिक मृदा बन जाने के कारण इन आवास स्थलों पर अब झाड़ी की प्रवृत्ति वाले पौधे प्रकट होने लगते हैं। इन झाड़ियों की छाया के कारण पूर्व में उपस्थित पौधे पूर्णतः नष्ट होकर विलुप्त हो जाते हैं। झाड़ियों की जड़ें सेलों का और अधिक विघटन करती हैं जो अब लगभग पूर्णतः मृदा से ढक जाता है। गिरे पत्तों तथा टहनियों से निर्मित ह्यूमस के कारण भूमि अधिक उपजाऊ हो जाती है। भूमि पर छाया पड़ती है जिससे वाष्पन कम हो जाता है। पवन की गति भी मंद हो जाती है, धीरे हो जाती है। साथ ही वातावरण में आर्द्रता
बढ़ती है। ये सब परिस्थितियाँ वृक्षों के लिए अनुकूल होने लग जाती है। पहले भूमिवासियों के लिए ये प्रतिकूल होती है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के जंतु काफ़ी संख्या में वनस्पति के साथ मिलकर वातावरण को बदलने में सहायता करते हैं। अगला और लास्ट है चरम वन, क्लाइमेक्स स्टेज। फॉरेस्ट जो है वुडलैंड स्टेज आएगी। शुष्क अवस्था या झाड़ी अवस्था के पश्चात वृक्षों के समुदाय कम्युनिटीज प्रकट होने लगते हैं। वृक्षों की सर्वप्रथम प्रकट होने वाली जातियाँ तो जीरोफाइटिक होती है, मरुदविधि होती है। इन वृक्षों पर जैसे जैसे चट्टानों का अपक्षय व ह्यूमस के निर्माण से अधिक मृदा बनती जाती है, वैसे वैसे भूमि में नमी और वातावरण की वायु में आर्द्रता बढ़ती जाती है। मृदा व वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ अन्य प्रकार के वृक्ष भी यहाँ उगने लगते हैं। इस वन स्थल की घनी छाया में आर्द्र वायु एवं नम व उर्वर मृदा के लिए अधिक अनुकूलित नए शाख व झाड़ियाँ भी, शुष्क प्रकार के पौधे भी यहाँ धीरे धीरे उगने लग जाते हैं। इस प्रकार ये हो गया जो है शेल क्रमक की बात की हमने, लिथोस्फीयर की। अब जल क्रमक या हाइड्रोस्फीयर की हम बात करेंगे। इस प्रकार का अनुक्रमण आमतौर पर देखने को मिलता है। ये किसी झील या तालाब से प्रारंभ होता है और तालाब या झील जैसा कि हम जानते हैं मध्य में गहरी होती है और धीरे धीरे इसके जो किनारे हैं वो कम गहरे होते चले जाते हैं। मृत जीवों के जल पर जमा होने से जल ऊपर उठता रहता है और झीलें छिछली होती चली जाती है। जल क्रमक के परिणाम स्वरूप जलीय आवास स्थलीय आवास में परिवर्तित हो जाता है। जल क्रमक अनुक्रमण में हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन में निम्न विभिन्न अवस्थाएं देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले निमग्न अवस्था, सबमर्ज्ड स्टेज। तालाब या झील के 10 फीट गहराई वाले क्षेत्र में पुष्पी पादप नहीं पाए जाते हैं या सिर्फ पादप प्लवक व शैवाल पाए जाते हैं। 10 फुट से कम गहरे क्षेत्र में निमग्न पौधे और मुक्त प्लावी पौधे पाए जाते हैं। इस प्रकार के पौधे ही जल क्रमक या हाइड्रोस्फीयर को प्रारंभ करते हैं। शैवालों के बीजाणु हवा के माध्यम से उड़कर जल में आ जाते हैं व अंकुरित होकर वृद्धि करते हैं। कुछ समय में ही ये पूर्ण तालाब में शैवाल का एक जाल बिछा देते हैं। शैवाल समुदाय प्रतिक्रिया कर जल में बढ़ जाता है। ये जल क्रमक अनुक्रमण का एक डायग्राम आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले अपन देखें झील के अंदर फाइटोप्लैंक्टन स्टेज जो है पायोनियर कम्युनिटी के रूप में आती है, जो है पुरोगामी समुदाय जो सबसे पहले वहाँ डेवलप होता है। उसका स्थान बाद में रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज आती है और जो है रूट वाले जो निमग्न पौधे हैं वो वहाँ उगते हैं। उसके बाद में रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, रूट वाले पौधे जो पानी के ऊपर तैरने वाले होते हैं वो आती है। उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज आती है, फिर सेज मीडो स्टेज आती है, फिर वुडलैंड अवस्था आती है और लास्ट में फॉरेस्ट स्टेज आ जाता है, जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। और धीरे धीरे जो झील है वो जो है कम गहरी होती चली जाती है और इसके बाद में जो है जलीय आवास है वो पूर्णतः स्थलीय आवास में परिवर्तित हो जाता है और अंत में जो है फॉरेस्ट वहाँ डेवलप हो जाता है। रासायनिक पदार्थों तथा पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं। इसके साथ ही ये मृत होने पर इनके अवशेष तालाब के पैंदे में धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। किनारे से आपर्दित मृदा भी यह मिट्टी भी जल की गहराई को कम करने का काम करती है। मृत पौधों के अवशेष ह्यूमस में परिवर्तित होकर तल में बैठ जाते हैं और नर्म कीचड़ भरी मिट्टी को बढ़ाने का काम करते हैं। तालाब के तल के निर्माण के साथ साथ जल कम गहरा होता जाता है। यह निमग्न पौधों के लिए कम अनुकूल तथा नए आक्रामकों के लिए अधिक अनुकूल हो जाता है। अगला है प्लावी अवस्था, फ्लोटिंग स्टेज में देखिए जब तालाब में जल की गहराई 6 से 8 फीट की रह जाती है तो निमग्न पादप और अधिक गहरे जल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। उनके स्थान पर अब प्लावी पादप जातियाँ उगने लगती है। वहाँ इनकी जड़ें तल में जमी रहती हैं और स्तंभ पानी के ऊपर पहुँच जाता है। इनकी पत्तियाँ जल की सतह पर तैरती रहती हैं। इसका निमग्न पादपों पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। निमग्न पौधों को अब ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपेक्षाकृत गहरे जल में प्रवास करना पड़ता है और प्लावी पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होने से किनारों के अपरदन से आई हुई मिट्टी के कारण व प्लावी पौधों के मूल अवशेषों के जमा होने के कारण यहाँ का वातावरण धीरे धीरे बदल जाता है। धीरे धीरे प्लावी पौधे जल के कम गहरे होने के कारण विलुप्त होने लग जाते हैं और उनका स्थान जो है नए पादप समूह
ले लेते हैं। यह है जड़ अनुपवस्था, रीड स्वैम्प स्टेज। किनारों की अपर्दन हुई मिट्टी और मृत अवशेषों के लगातार ह्यूमस के जमा होने के कारण जल की गहराई मात्र अब 2 से 4 फुट तक ही रह जाती है और कुछ क्षेत्र में गहराई 1 फुट से भी कम रह जाती है। ऐसी परिस्थितियाँ कुछ पादपों के लिए बहुत अनुकूल होती हैं। इन पौधों की जड़ें तल में जमी रहती है और कुछ भाग पानी में डूबे हुए और कुछ भाग जल से बाहर निकला रहता है। ये पौधे प्रकाश को प्लावी पौधों तक पहुंचने नहीं देते हैं। इस कारण निमग्न पौधों के साथ साथ प्लावी पौधे और भी अधिक गहरे पानी में चले जाते हैं। इन नए पौधों के कारण और अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है और मृत पौधों के अवशेषों द्वारा निर्मित ह्यूमस के जमाव के कारण पानी और कम गहरा हो जाता है। जल मिट्टी कीचड़ के रूप में रह जाती है। जल पर केवल मिट्टी और कीचड़ रूप हो जाता है। परिणाम स्वरूप यह स्थान जड़ अनुप अवस्था वाले पौधों के लिए अनुकूल नहीं रहता है। यह स्थान दलदल घास स्थल अवस्था के लिए अनुकूल होता है, अतः नए पादप समूह के लिए अनुकूल होता है। अतः नए पादप समूह यहाँ धीरे धीरे प्रवास करने लग जाते हैं, माइग्रेशन कर लेते हैं। अगला है कच्छ शाल घास मैदान अवस्था, मार्स मीडो स्टेज। जल की गहराई में कमी और प्रकाश की अधिक तीव्रता के कारण जड़ अनुपादप विलुप्त हो जाते हैं व उनके स्थान पर कच्छ या दलदलीय पादप यहाँ उगने लगते हैं। इस क्षेत्र में पुदीना कुल के कुछ पौधे खाती ऊंची घास की कुछ जातियाँ आवास प्रारंभ कर देती है, जिससे क्षेत्र शादल अर्थात घास का मैदान बन जाता है। पौधे जल का अधिक वाष्पोत्सर्जन करते हैं तथा हवा में उड़ते हुए धूल के कणों को भी रोकते रहते हैं। इन क्रियाओं के कारण दलदल के स्थान पर सूखी मिट्टी हो जाती है। ऐसी भूमि जो है जलीय पौधे और जलीय जंतुओं के लिए पूर्णतया प्रतिकूल होती है। इसका स्थान पहले झाड़ तथा बाद में फिर वृक्ष ले लेते हैं। स्थलीय प्राणी भी अपना यहाँ आवास धीरे धीरे बना लेते हैं। लेक विद ओपन वाटर डायग्राम देखिए आप, जो है खुले पानी की झील है, उसके बाद सबमर्ज्ड वेजिटेशन यहाँ उगती है, फिर इमर्ज्ड वेजिटेशन यहाँ उगती है और उसके बाद हम देखें तो टेम्परेरी रूप से जो है यहाँ जो है मिट्टी के जमाव के कारण और जो है पौधे की वनस्पति चेंज होती रहती है और अंत में जाके यहाँ फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है। वन स्थलीय अवस्था वुडलैंड स्टेज, धीरे धीरे इस स्थान पर कच्छ जातियाँ लगभग विलुप्त हो जाती है। अब यहाँ स्थलीय पौधे आते हैं जो कि जलाक्रांत स्थिति को सहन कर लेते हैं, जल की कमी को सहन करने में सक्षम होते हैं। इनमें पहले शाख प्रवृत्ति के पौधे आते हैं, उसके पश्चात फिर काष्ठीय प्रवृत्ति वाली झाड़ियाँ और वृक्ष उगते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से भूमि में शुष्कता उत्पन्न होने लगती है, भूमि में ह्यूमस एकत्रित होने लगती है, जिस पर अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु आक्रमण करके मृदा निर्माण में सहायता करते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे आवास स्थल की प्रकृति बदल जाती है। परिणाम स्वरूप अन्य प्रकार के वृक्ष इन स्थलों पर उगने लगते हैं। अब यहाँ अधिकतर स्थलीय जीव पाए जाते हैं। चरम वन क्लाइमेक्स फॉरेस्ट, भूमि में अब लगातार ह्यूमस का संचय होता जाता है और इसके साथ साथ जलवायु व अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु भी बढ़ जाते हैं। इस कारण मृदा की उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाती है। अब नए वृक्ष यहाँ प्रकट होने लगते हैं। ये भूमि व वहाँ के वातावरण को प्रभावित करते हैं। वृक्ष वितान ट्री कैनोपी के नीचे वायु की आर्द्र रहती है, नम रहती है, परंतु छाया के कारण पुरोगामी आतप वृक्षों के समय या पश्चात अति छाया वाले सब वृक्षों पर इन जातियों के स्थान धीरे धीरे ले लेते हैं। यह अनुक्रमण की चरम अवस्था है। इस प्रकार तालाब या झील आवास के क्षेत्र में परिवर्तित हो जाती है। देखिए पुरोगामी समुदाय और चरम समुदाय की बात कर रही हैं तो देखिए सबसे पहले तालाब के अंदर जो है निमग्न पौधे आते हैं, उसके बाद प्लावी, फिर जड़ अनु, फिर कच्छ सादल मार्सिमिडो, उसके बाद वनस्थलीय अवस्था आ जाती है, चरम समुदाय, चरम वन आ जाता है। और देखिए सबसे पहला जो समुदाय जो डेवलप होता है जो है उसको हम पुरोगामी समुदाय या पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं, और जो सबसे लास्ट में अंत में जो चरम अवस्था में आता है उसको हम चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। और बीच वाले जितने भी जो स्टेज आते हैं, बीच वाली अवस्था में जितने भी समुदाय डेवलप होते हैं उनको हम क्रमक या सीयर के नाम से जानते हैं। अगर जल के क्रमक है तो जल क्रमक कहते हैं, और अगर जो है चट्टान है तो शैल क्रमक कह देंगे, और नहीं तो जो है बालू क्रमक भी कहते हैं मरुस्थल के हिसाब से। ये जो हमने पढ़ा ये जलरंभी अनुक्रमण की विभिन्न अवस्थाएं हमने पढ़ी है।
चरम अवस्था की धारणाएं क्या क्या हैं, देखिए उनके बारे में अध्ययन करते हैं। कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स स्टेज, अनुक्रमण द्वारा स्थापित पादप व जंतु समुदायों तथा वातावरण के मध्य प्रतिक्रिया होती रहती है। इसके परिणाम स्वरूप एक समुदाय के बाद दूसरा समुदाय स्थायी हो जाता है। इस अवस्था में पादप व जंतु समुदायों व वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इस अवस्था को चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। पारिस्थितिकी में चरम समुदाय या क्लाइमेक्स स्टेज के बारे में वैज्ञानिकों में अलग अलग मत प्रचलित हैं। सबसे पहले बात करें क्लीमेंट्स के अनुसार चरम अवस्था के निम्नलिखित 3 प्रमुख लक्षण होते हैं। सबसे पहला एकता, यूनिटी। चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक संगठित इकाई होती है और यह उस स्थान की जलवायु को प्रदर्शित करता है। चरम समुदाय में रह रहे पादप व प्राणी जलवायु पर निर्भर करते हैं। समुदाय के सभी सदस्य एक संगठित इकाई के रूप में रहकर वहाँ की जलवायु के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। दूसरा स्थिरता, स्टेबिलिटी। चरम समुदाय वातावरण के साथ सामंजस्य रखने के कारण स्थिर रहता है। किसी चरम समुदाय में रह रहे जीवों को अन्य जातियों के समूह प्रतिस्पर्धा द्वारा बदल नहीं सकते। इस प्रकार चरम समुदाय के स्थापित होने के पश्चात वह स्थिर रहता है क्योंकि वहाँ कुछ विशेष लक्षणों वाली प्रभावी जातियाँ वास करती हैं। तीसरा है उद्भव और जातिवृत्ति संबंध, ओरिजिन एंड फाइलोजेनिक रिलेशंस। क्लीमेंट्स के अनुसार चरम समुदाय एक जीव या ऑर्गेनिज्म के समान होता है। जिस प्रकार एक जीव जन्म लेकर वृद्धि करता है, विकसित होकर परिपक्वता या मैचुरेशन को प्राप्त करता है। क्लीमेंट्स ने चरम समुदाय को महाजीव या सुपर ऑर्गेनिज्म की उपमा दी है। किसी भी जलवायु क्षेत्र में चरम समुदाय की विकास अवस्थाओं के विशेष लक्षण होते हैं जो वहाँ की जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होता रहता है वैसे वैसे जीव समुदाय में परिवर्तन होता रहता है। इसी आधार पर संसार के सभी चरम समुदायों के मध्य एक जातिवृत्तीय या फाइलोजेनिक रिलेशन स्थापित किया जा सकता है। चरम समुदाय के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यहाँ चरम समुदाय के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांतों में से हम 4 सिद्धांतों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। सबसे पहला है एक चरम समुदाय सिद्धांत, मोनोक्लाइमेक्स कम्युनिटी थ्योरी। इस सिद्धांत को क्लीमेंट्स ने प्रतिपादित किया। उनके अनुसार चरम समुदाय का निर्धारण जलवायु द्वारा होता है। इसे जलवायु चरम या क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स भी कहते हैं। क्लीमेंट्स के अनुसार चरम समुदाय को नियंत्रित करने वाला सिर्फ एक ही कारक होता है। क्लीमेंट्स की विचारधारा को अधिकतर वैज्ञानिकों ने समर्थन दिया, परंतु काउल्स ने इसका विरोध किया एवं बताया कि अनुक्रमण में वास्तविक तौर पर संतुलन की स्थिति कभी नहीं आती है। ये तो एक परिवर्तित स्थिति की ओर अग्रसर होती हुई परिवर्तनशील प्रक्रिया है। कूपर के अनुसार प्रगामी यानी प्रोग्रेसिव और प्रतिगामी रेट्रोग्रेसिव सभी प्रकार के समुदाय परिवर्तन को अनुक्रमण मानना चाहिए। इन लोगों के अनुसार सिर्फ जलवायु ही चरम समुदाय के निर्धारण के लिए मुख्य कारक नहीं हो सकती है। टेंसले 1935 ने बताया कि चरम समुदाय एक से अधिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, न कि केवल जलवायु से। दूसरा है बहुचरम समुदाय, पॉलीक्लाइमेक्स कम्युनिटी थ्योरी। इस सिद्धांत को एजी टेंसले ने 1935 में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार चरम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कई कारक होते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादित होने के बाद क्लीमेंट्स ने भी ये माना कि अन्य कारक भी चरम समुदाय के निर्धारण हेतु आवश्यक होते हैं। क्लीमेंट्स ने यह भी बताया कि समय आने पर विभिन्न चरम समुदाय जलवायु के अनुसार ही विकसित होते हैं। टेंसले के अनुसार वातावरण का कोई भी कारक चरम अवस्था को प्रभावित कर सकता है तथा प्रभावित करने वाले कारक के अनुसार उस चरम अवस्था को नाम दिया जाता है। अगला है मृदीय चरम, इडेफिक क्लाइमेक्स। मृदा से प्रभावित होकर विकसित होने वाले चरम समुदाय को मृदीय चरम कहते हैं। जैविक चरम, बायोटिक क्लाइमेक्स। जीवों की प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप विकसित चरम समुदाय को जैविक चरम या बायोटिक क्लाइमेक्स कहते हैं। जैविक चरम के संबंध में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है: प्राणी चरम, जूटिक क्लाइमेक्स, मानव जाति चरम, एंथ्रोपोग्राफिक क्लाइमेक्स और चारण चरम, ग्रेजिंग क्लाइमेक्स। भू आकृतिक चरम, टोपोग्राफिक क्लाइमेक्स। विभिन्न प्रकार के स्थलों जैसे पर्वतों, पहाड़ियों, टीलों आदि पर भू आकृतिक के अंतर से प्रभावित होकर विकसित होने वाले चरम को हम भू आकृतिक चरम कहते हैं। अग्नि चरम, फायर क्लाइमेक्स। किसी स्थान पर अग्नि के प्रभाव से विकसित होने वाले चरम समुदाय को ही हम अग्निचरम या फायर क्लाइमेक्स कहते हैं। तीसरा है चरम पैटर्न परिकल्पना, क्लाइमेक्स पैटर्न हाइपोथेसिस। इस परिकल्पना को व्हिटेकर
रॉबर्ट एच विटेकर जिन्होंने पंचजगत पद्धति दी थी, उन्हीं का है ये चरम पैटर्न परिकल्पना प्रतिपादित किया। इनके अनुसार किसी भी स्थान पर पादप समुदाय वहाँ के वातावरणीय कारकों से अनुकूल होता है। इस क्षेत्र में पादप समुदाय को छोटी छोटी इकाइयों में हम नहीं बांट सकते, नहीं बांटा जा सकता है। जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन होते हैं वैसे वैसे चरम समुदाय में भी परिवर्तन होते रहते हैं। अगला है सूचना सिद्धांत, इंफॉर्मेशन थ्योरी। इस सिद्धांत को लीथ, ओडम व गोली ने प्रतिपादित किया। इन्होंने अनुक्रमण व चरम अवस्था को पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम का विकास माना। अनुक्रमण में विभिन्न प्रकार की जातियां संख्या में वृद्धि कर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा और जीव भार यानी बायोमास को बढ़ाती है। इससे ऊर्जा अधिक उपलब्ध होती है। अतः चरम समुदाय में प्राप्त इस ऊर्जा और जीव भार को सूचना अंश या इंफॉर्मेशन कंटेंट कहते हैं। थैंक यू।